स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देखिए, पहले लिस्ट में ज्यादा चेंज नहीं था। कुछ सरप्राइजेस तो जरूर थे। कुछ सरप्राइज, संपूर्ण हाथ है इसमें राहुल गांधी का। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बाद भाजपा के तीसरे सबसे प्रमुख नेता हैं, पर उनको पता है कि नहीं, ये मेरे को पता नहीं। ऑपोजिशन का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन का फ्यूचर होता अगर कांग्रेस वाज रन बाय समबडी कॉम्पिटेंट। Coming to Sandesh Khali violence, what do you think exactly happened? And do you think out here it was a BJP versus TMC electoral politics that? Absolutely. The personality cult of PM Modi is so big. What after him in BJP? I don't know. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स बाय स्टडी IQ। आज हमारे साथ है अभिजीत अय्यर मित्रा और हम बात करने वाले हैं अपकमिंग इंडियन इलेक्शंस को लेके। काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज द 400 मार्क पॉसिबल? देखिए, सबसे पहला कावियाट है कि मेरे सबके सब इलेक्शन प्रेडिक्शंस गलत हुए हैं। ऑलमोस्ट 90% गलत हुए हैं, 10% सही हुए हैं। जहां बंगाल में असेंबली इलेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ममता बनर्जी को कम से कम 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगा फिर से। और ट्रंप का 2016 प्रिडिक्ट किया था, पर ट्रंप का 2020। पर अच्छी बात क्या है कि सेफोलॉजिस्ट को हमेशा गलत होके भी आप पैसा बना सकते हैं, तो ऐसा ही है। इट्स फाइन, लेट्स हियर योर प्रेडिक्शन। 400 मार्क टच होगा कि नहीं? आई थिंक एनडीए का टच होगा टोटल में। अभी भी आप देख लीजिए, एनडीए जो है 353 पे है, यानी कि दे जस्ट 10-12 अवे फ्रॉम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, सुपरा मेजॉरिटी। तो मैं मानता हूं कि इस इलेक्शन में बीजेपी को कम से कम 350 तो मिल ही जाएंगे और एनडीए टोटल जो होगा लगभग 400 का होगा। तो अभिजीत, कहीं ना कहीं ये नरेटिव जरूर आ रहा है कि देयर इज टू मच कॉन्फिडेंस इन द रूलिंग पार्टी। चाहे हम वो रायसेना डायलॉग में देखें कि इट इज लाइक कि भाई अगले साल भी वी गो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल कम एंड वील टॉक अबाउट द सेम थिंग। चाहे हम नॉर्मल लीडरशिप को देखें, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक। इवन निर्मला सीतारमण व्हेन शी प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट, शी सेड आई एम गोइंग टू कम बैक। बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं क्या डेंजरस है हमारे लिए? हाँ या ना, और मैं बोलता हूँ क्यों। ये होता है कि हम सब वो इंडिया शाइनिंग को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बोला गया है कि इंडिया शाइनिंग में उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बात किया था कि हम वापस आ रहे हैं, सब कुछ हमारे इसमें है, इसीलिए वोटर बहुत गुस्सा होकर उनको पनिश किया था। ये गलत बात है। 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ था कि आरएसएस ने आके कैंपेन नहीं किया था बीजेपी के लिए, इसी वजह से, और वो गलती फिर से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और उन दिनों में रेशियो क्या होता था, और इसके लिए आपको नलिन मेहता का बुक पढ़ना पड़ेगा, द न्यू बीजेपी। बड़ा बुक है, पर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। उन दिनों में जो बीजेपी टू आरएसएस रेशियो होता था वो लगभग 1.5 to 1 होता था। आज जो बीजेपी का रेशियो टू आरएसएस रेशियो है, इट इज़ 26:1, पॉसिबली इट्स गॉन अप टू 30:1। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं देख रहा हूँ जो पब्लिक कॉन्फिडेंस स्पीचेस में है, वो ग्राउंड में वो सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी नहीं ला रहा है। सब बीजेपी वर्कर्स को बोला जा रहा है कि सोना अगले 4 महीने की सोना नींद भूल जाओ, सोना गोल्ड नहीं, नींद भूल जाओ, खानदान अगले 4 महीने के लिए डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। सब हिट द ग्राउंड, वॉर फुटिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो पहले वो नहीं था, क्योंकि आरएसएस उनके लिए कैंपेन नहीं कर रहा था। नो प्रॉब्लम यार, हम जीतने वाले, वो था। दे आर लीविंग। तो इंग्लिश में कहावत है ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। वही हो रहा है, वो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट। नहीं, दैट इज देयर बिकॉज इवन दो पहला लिस्ट आया है ऑफ द सीट्स, बट ऑन द ग्रास रूट लेवल, लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स हु आर इन एबीवीपी, दे आर ऑल वेरी क्लियर कि अभी पन्ना प्रमुख, दैट इज द इलेक्टोरल लिस्ट का जो है, वहां पे बात चल रही है कौन बनेगा। तो ग्रास रूट लेवल पे इट्स लाइक रैपिड वर्क गोइंग ऑन, बट ऊपर से ऐसा लग रहा है कि पहला ही तो लिस्ट आया है। हाँ, देखिए, पहले लिस्ट में ज्यादा चेंज नहीं था। कुछ सरप्राइजेस तो जरूर थे, कुछ सरप्राइजेस थे, पर ज्यादा चेंज नहीं था। मोस्ट ऑफ इट वाज नॉट अ सरप्राइज, ठीक है। एक दो बड़े नाम के वजह से, हाँ, कि जैसे बांसुरी स्वराज को मीनाक्षी लेखी का सीट दिया गया था, बट कितने ऐसे सीट चेंज हुए?
जयंत सिन्हा का सीट चेंज हुआ और गौतम गंभीर का सीट चेंज हुआ और मीनाक्षी लेखी, ठीक है, ऐसे 4-5 हर्षवर्धन हाँ, जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन सब का हुआ, ठीक है। पर जो अगले 2-3 लिस्ट आएंगे, फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग, कम से कम 50% ऑफ द लेजिस्लेटर्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। वो देखिए जो इलेक्शन एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, इतना डीप में कॉन्वर्सेशन हो रहा है एज अपोज टू कांग्रेस, जिसमें यू नो जो पार्टी लीडर हैं उनको जिसका शक्ल अच्छा लगा उनको टिकट मिल जाता है, जिनका शक्ल अच्छा नहीं लगा। तो व्हाट हैपेंड टू द ऑपोजिशन अगर बोला जाए, इंडिया ब्लॉक को हुआ क्या? इंडिया ब्लॉक में सिस्टेमिक तो कुछ नहीं है। देखिए ममता बनर्जी असेंबली इलेक्शन जीतते रहती हैं और सेंट्रल इलेक्शन में भी अगर 20 सीट हार गई थी, बाकी 22 सीट्स तो जीत गई थी, राइट। डीएमके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बार बार अपना लोकल इलेक्शन जीतते रहेंगे और सेंटर में भी सीट्स जीतते ही रहेंगे। जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या है? केसीआर बहुत दिनों से मुख्यमंत्री थे, उनको चेंज होना ही था, हो गया। ये जो वाईएसआर कांग्रेस है आंध्रा में, वो भी दे डूइंग वेरी नॉर्मल। बीजेडी का तो अलायंस होने वाला है अभी बीजेपी के साथ, बट बीजेडी कितने सालों से चलाया आ रहा है अपना सरकार उधर, नो प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअल पार्टनर्स में प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो दो पार्टीज दो गठबंधन है इस इंडिया गठबंधन के अंदर जिसमें प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम है लेफ्टिस्ट्स का, कि भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो भी आपको केरल के बाहर मिला है वो सब दूसरों का दिया हुआ भीख है, ठीक है। या तो देखिए मैं सच में बोल रहा हूँ, सीपीआई सीपीआईएम बिना डीएमके और कांग्रेस के साथ अलायंस में हुए एक भी सीट नहीं जीत सकता था तमिलनाडु में, पर जीत गया। मोस्ट ऑफ द सीट्स इन फैक्ट कम फ्रॉम तमिलनाडु, नॉट फ्रॉम केरला इन द लोकसभा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बिग फेलियर क्या है? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में एक किस्म से तानाशाही चल रहा है कि एक बंदा जो इलेक्शन हारते रहता है उसके 100 बार रीपैकेज करने की कोशिश किया जा रहा है। So you think, I have heard you say this, कि the victory of BJP कहीं ना कहीं इस संपूर्ण हाथ है इसमें राहुल गांधी का। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के बाद भाजपा के तीसरे सबसे प्रमुख नेता हैं, पर उनको पता है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, व्हाट हैपेंड देयर? देखिए भारत जोड़ो यात्रा से तो कुछ उनके दिल में लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के वजह से कर्नाटका में भारी बहुमत से कांग्रेस आया, पर ये गलत बात है। कर्नाटका में क्यों भारी बहुमत से कांग्रेस आया? क्योंकि भाजपा के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए उस टाइम का, याद है आपको? किसी को भी याद नहीं है, कर्नाटका के लोगों को भी याद नहीं है उनका नाम क्या था, किसी को भी पता भी नहीं था कि ये बंदा है कौन, ठीक है। और उनके खिलाफ जो 2 कांग्रेस नेता थे, 2, एक नहीं 2, वो थे सिद्धरामैया जिसको सभी का नाम पता है, और डीके शिव कुमार भी जिनको सभी का नाम पता है। अब देखिए अगर 2 बिग विग्स, अगर आप सिनेमा में देख लीजिए, अगर शाहरुख खान और सलमान खान ने एक पिक्चर बनाया और दूसरे साइड में बॉलीवुड न्यू कमर अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक फिल्म बनाया, और आपके पास बस 100 रुपए है जाके टिकट खरीद के देखने के लिए, आप कौन सा पिक्चर देखोगे? Because you are an influencer, you. नहीं, ये देखिए, ये आपका बायस्ड ओपिनियन है। हमारे व्यूअर्स 99.99% बोलेंगे भाई तू कौन है, मैं तो जाके सलमान बॉय और शाहरुख किंग खान का ही पिक्चर देखूंगा, करेक्ट? तो वही जाके देखेंगे। सो इट्स लाइक दैट। पर इस बंदे को लगता है कि मैंने क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा किया इसी वजह से कर्नाटका में ये हुआ, तो उन्होंने अब एक ईस्ट वेस्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कि अब तक अन्याय था अब सडनली न्याय हो गया है, कर रहे हैं। और उसका आपने कोई रिस्पॉन्स देखा है? कुछ भी नहीं। बट द फर्स्ट वन वाज स्टिल, नहीं, फर्स्ट वन में काफी रिस्पॉन्स था, दूसरे में बस कंट्रोवर्सी के सिवाय। यूपी बिहार वाज लाइक अ मेस, आई थिंक बहुत मेस था, बहुत हॉस्टाइल क्राउड हुआ। उनके खुद की कंस्टिट्यूएंसी अमेठी में खाली मीटिंग्स हुए, सीट्स अनऑक्यूपाइड थे, कोई नहीं आया उनको देख। असम में बस कंट्रोवर्सी करके चले गए, असम में भी कोई बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए। झारखंड फारखंड जो भी, झारखंड बिहार यूपी जहाँ से भी गया
कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे? अब आप देख लीजिए नेट नतीजा क्या है कि ममता बनर्जी ने सब 42 सीट्स में खुद अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, कुछ भी नहीं। देखिए, एक कहावत है, जब हम न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, सब बोलते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखो। देश का असली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो पब्लिक में पब्लिश होता है वो नहीं होता है। जो टारगेटिंग लिस्ट होता है ना, जो बस प्रधानमंत्री और न्यूक्लियर कमांड के पास होता है, वो आपका असली डॉक्ट्रिन है। उसी तरह जो गठबंधन पॉलिटिक्स में ये पब्लिक में झपिया पपिया, ये गठबंधन नहीं होता है। असली गठबंधन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रल शेयरिंग अभी 0। आप देखिए पंजाब में देख लीजिए आप कितना सीट देगा कांग्रेस को। So opposition तो तब पूरा डिवाइडेड है, तो कोई है ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो is there a future to the opposition तब? We know that there's a future to the BJP and everything, but what about opposition? ऑपोजिशन का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन का फ्यूचर होता अगर कांग्रेस वाज रन बाय समबडी कॉम्पिटेंट। बट देखिए, ये जो बिना अकाउंटेबिलिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट इवन रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पद है पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के चला रहे हैं। उनके दिल में जो सूझा आज वही बकेंगे वो, ठीक है। तो क्या होता है कि मोदी आके बोलता है विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास। मैंने 10 एयरपोर्ट आज खोले, आज आज ही 112 नेशनल हाईवे खोले हैं, इतने सारे घरों को टॉयलेट मिले हैं, इतने सारे घरों को बिजली मिला है, सबको ये आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, 5 लाख कवरेज का, सब कुछ ठीक है, सबको मिला है। और ये बंदा क्या सब कुछ पॉजिटिव बोले जा रहा है। कल तुम्हारे बच्चों को फ्री एजुकेशन चाहिए, मेरे लिए वोट डालो। कल तुम्हारे को अगर कुछ हुआ तो अस्पताल में एडमिशन चाहिए तो मेरे को वोट दो। राहुल गांधी क्या बोले जा रहा है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाई, एक बंदा जिसका खाना नहीं है, किसका पता नहीं उसका बेटा को एजुकेशन मिलेगा या नहीं, उसकी माँ मर रही है, उसको पता नहीं हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा नहीं। मैडम, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Right. I'm sitting there going, what is the matter with you? This is serious cognitive dissonance. फिर आपने लेटेस्ट जेम सुनिए। अगर जीएसटी, जिसका हक, जितनी आबादी उतना हक, जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तो जीएसटी का पर्दाफाश हो जाएगा। भाई, कास्ट सेंसस का और जीएसटी का क्या लेना देना? कल ही वो वीडियो निकला है। ये बंदा जो भी आता है कुछ परहेज ही नहीं है। So coming back to violence now, मतलब जो चल रहा है, आप समझ रहे हो ना, मेरे लिए कौन वोट करेगा? वही राहुल गांधी सबसे नेगेटिव मैसेजिंग करके कौन आपको वोट देगा? देखिए, नेगेटिव मैसेजिंग तब काम करता है जहां एक पॉपुलर डिसकंटेंट हो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि जो खाने का था वो भी वो खरीद नहीं सकते थे। और फिर बोलो कि राजा घटिया है, राजा को का सर उड़ा दो, सब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है, क्रांति हो जाता है। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है और आप बोल रहे हैं अच्छा, आपको एक्चुअली ब्रेड में वो ब्रेड नहीं है। देखिए, ब्रेड में क्या होता है, उसमें 90% हवा होता है, बस 10%। वो सोच रहा है भाई, मेरे को तो मिल रहा है ब्रेड, मेरा क्या लेना देना। भाई, वो चिप्स के पैकेट में ना 90% हवा होता है, तो उसको क्या लेना, उसको चिप्स मिल रहा है ना, पोटैटो का चिप्स। यू कांट टेल अ वोटर यू आर एन इडियट एंड प्लीज वोट फॉर मी। आपको बोलना पड़ता है आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, आप मेरे लिए वोट करो। यू हैव टू मेक वोटर्स फील गुड। एक सेल्स प्रोपोजिशन की तरह है ना। आप वैसे एक किस्म का सेल्स होता है, जैसे ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, हेरमेस और लुई वुइटन, वो क्या बोलते हैं, देखिए आप हमारे स्टेटस के नहीं हैं, आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको वेट लिस्ट में डालेंगे, आपको हम थोड़े 3-4 साल हम आपको पहचानेंगे। पहले हम आपको छोटा ये मनी बैग खरीदने देंगे, फिर ये खरीदने देंगे, और उसके बाद हम आपको जो हेरमेस का जो बर्किन बैग है वो खरीदने देंगे, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड अप रिलेशनशिप विद देम, दे स्नियर एट यू। बट इसीलिए बर्किन बैग का इतना ही सेल होता है, लुई वुइटन बैग का इतना ही होता है, नहीं तो फिर सब मार्केट में हाइट डिज़ाइन पता नहीं क्या क्या, आज पता नहीं कौन सा ब्रांड सबसे बड़ा है। ओके, coming to Sandesh Khali violence, what do you think exactly happened?
And do you think out here it was a BJP versus TMC electoral politics that? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि संदेश खली में जो हुआ है, इट हैज़ बिन द मास टेरर रेप्स ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन. और देखिए हिंदुस्तान में अब जनरली across the world, the less developed parts of the country, and Sandesh Khali is very heavy tribal area, आदिवासी एरिया है. तो उसमें क्या होता है कि अपना प्री मॉडर्न लेस डेवलप्ड एरियाज में औरत का बलात्कार एक पावर का स्टेटमेंट होता है. आप कैसे एक पूरे खानदान को डरा के अपने कब्जे में रखोगे, बलात्कार से ही होता है. सेक्सुअल वायलेंस आप देखोगे अफ्रीका में, रूरल इंडिया में, ये हमेशा से रूरल वॉर का पाकिस्तान टैक्टिक में, रहा है. हमेशा हमेशा हमेशा. ये जब से हम बंदर थे आप देखेंगे always been a war tactic. चिंपैंजीज ऑल्सो डू द सेम बिहेवियर, राइट? एंड चिंपैंजीज आर आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जेनेटिकली स्पीकिंग. डॉल्फिन्स भी करते हैं बाय द वे. सो ऑल द इंटेलिजेंट स्पीशीज डू इट. सो यही हुआ है उधर. और वो समझते थे क्योंकि ये एकदम पिछड़ा हुआ आदिवासी जगह है जहाँ कोई कैमरा नहीं जाएगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा. और ये बेसिकली व्हाट दिस वाज रेजिडेंट सिटी ड्वेलर्स और अर्बेन पीपल जो नगरवासी हैं, जाके आदिवासियों पे अत्याचार करना, उनको डरा के एक पता नहीं किसके लिए, बट टू क्रिएट अपना इलाका क्रिएट करने के लिए. ये हुआ है. अब एक्चुअल में ये हुआ है क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि रेप हैज़ टू बी प्रूवन इन कोर्ट. क्योंकि बहुत आसान हो गया है कि किसी को बोलना कि रेप हो गया है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, एंड यू डोंट हैव टू प्रोवाइड प्रूफ फॉर इट. बट हिंदुस्तान में जो लॉ है, अगर रेप का एलिगेशन लगा है तो इमीडिएट अरेस्ट का है. और ये बंदा 50 दिन से बिना अरेस्ट हुए घूम रहा था. जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तब सडनली बंगाल पुलिस को ये बंदा मिल गया. और कितने एरोगेंस के साथ पुलिस स्टेशन में जा रहा था. पुलिस उसको पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं ले जा रहा था, वो पुलिस स्टेशन को अपने ये ले जा रहा था. और फिर जाके जब सेंटर ने अप्रोच किया और सीबीआई को कस्टडी, सीबीआई पता नहीं किसको, हाँ सीबीआई को कस्टडी मिला. और यही बंदा है, आपको याद होगा, जिसने पहले भी काफ़ी ये करके रखा था, जहाँ उसने सीबीआई वालों को या इलेक्शन कमीशन वालों को पीटा था या कुछ, और निकाल दिया था उधर से इन्वेस्टिगेशन करने से. जो एक्चुअल में हुआ है कि देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी को जेल में रखना चाहिए टिल अ केस इज़ प्रूवन. बट इसमें आई थिंक इसके पास्ट प्रेसिडेंट और इसके करंट बिहेवियर से बहुत जायज़ बनता है कि ये अगर बाहर रहा, ही इज़ अ थ्रेट टू एवरीबॉडी, देयरफॉर ही हैज़ टू बी इन जेल. और दूसरी बात, जहाँ एलिगेशंस का सवाल है, वो तो कोर्ट में ही साबित होना है, पर तब तक इसको जेल में ही रहना पड़ेगा. ठीक है. एंड दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन संदेश. TMC versus BJP. It is now becoming an electoral matter. It is becoming an electoral matter. कई लोग जो गए हैं बोल रहे हैं कि बीजेपी का अंडर करंट है. अब ये बंगाल में अब ये देखिए, मैं कंप्लीटली मानता हूँ, और आजकल ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि कई लोग, वही लोग जो असेंबली इलेक्शन में टीएमसी के लिए वोट करेंगे, वो सेंट्रल इलेक्शन में बीजेपी के लिए वोट करेंगे. ठीक है. कई लोग नहीं करेंगे. पर ये ईस्टर्न बेल्ट में हो रहा है, जहाँ लास्ट टाइम का अगर आप इलेक्शन मैप देखेंगे, जो भी वेस्ट बंगाल था, जो बिहार के पास जो पश्चिम बंग का हिस्सा है, वो सब बीजेपी को गया था. और जो बांग्लादेश के पास जो पश्चिम बंगाल है, उसमें सब कुछ टीएमसी को गया था. It was a complete vote bank politics. Exactly. और इधर ये इस साइड का है, जो देखते हैं क्या असर पड़ता है. आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. आई थिंक विद बंगाली बहुत टेम्परामेंटल लोग होते हैं ना. हम, आप भी बंगाली हैं, हम भी बंगाली हैं. आपको पता है हम दोनों कितने टेम्परामेंट. नहीं, but I felt there is a disillusionment with TMC this time. ये है शायद. बट आई डोंट थिंक हमको ये एक्सट्रैपोलेट करना बहुत डेंजरस. सेंट्रल एंड स्टेट. I also think that most Bengalis don't even go to vote. जो भी educated Bengalis है ना, they have that attitude कि या वोट देके कोई फायदा नहीं है, तो they don't go. They don't. Now most of the illegal immigrants who have got the cards, they go for voting, and वो अलग
पैटर्न है। वो तो उनका इमिग्रेशन ही अलाउड है, हाँ, क्योंकि वो वो उनको वोट देने के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात हमको याद रखना चाहिए कि बंगाल एक बहुत यूनिक स्टेट है। क्यों, मैं बंगाली हूँ इसी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, तो आई एम ऑफ कोर्स वेरी यूनिक, बट इसमें क्या है कि बंगाल वो एक स्टेट था हिंदुस्तान, ब्रिटिश इंडिया में, जिसको पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज किया गया था। और बंगाल जो आज है वो नॉर्थ कोरिया की तरह है, विच इज़ अ डी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट। जो पहले जो फ्रेट रैशनलाइजेशन, तो क्या हुआ था पार्टीशन के बाद, जो भी इंडस्ट्रीज थे वो वेस्ट बंगाल में थे, पर उसका जो रॉ मटेरियल था कॉटन और जूट, वो सब ईस्ट बंगाल में से आता था। तो क्या हुआ कि ठीक है, अब झारखंड में थे, बिहार में थे, ये सब रॉ मटेरियल्स बंगाल आ सकते थे, और सरकार ने क्या किया, फ्रेट रैशनलाइजेशन पॉलिसी, कि आप जहां भी कॉटन भेजोगे, नो मैटर कितना दूर जाएगा, उसको वही दाम पे बेचना पड़ेगा। झारखंड से अगर बस 200 मील कलकत्ता तक जाना पड़ा तब भी वो 30 रुपये प्रति किलो होगा, और अगर उसको मुंबई 1500 किलोमीटर जाना होगा तब भी वो 30 रुपये का ही रहेगा। दैट डिस्ट्रॉयड बंगाल्स कंपेटिटिव एडवांटेज। दूसरा, आपको याद होगा पंजाब से बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था ड्यूरिंग पार्टीशन, बंगाल से भी हुआ, पर बंगाल को रिलीफ ही नहीं मिला था। यू लुक एट द रिलीफ, रुपी रिलीफ गिवन टू बंगालीज, इट वॉज लेस देन 1/3 जो पंजाब में मिला था। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस हुए, जिसके तहत नेशनलाइजेशंस हुए, सब में बंगाल सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट था। उन दिनों में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू बी मच मोर पावरफुल एंड मच मोर कैपिटलाइज्ड देन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द भद्रलोक कल्चर ऑलवेज पुश्ड इट थ्रू, एंड उन्होंने ये पूरा का पूरा नेशनलाइजेशन करके जो बंगाल का जो प्राइवेट वेल्थ था उसको भी खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो 71 का वॉर हुआ, बाय द वे बाय द 1970s बंगाल हैड गॉन फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट टू लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, थैंक्स टू ऑल दीज नेहरूवियन पॉलिसीज। 71 में 10 million refugees came in. Yes, huge refugee club. Huge. People underestimate this. पार्टीशन से भी ज्यादा लोग 1971 में आए जो रिटर्न नहीं किया उन्होंने। And they are still there now, generations. They're still there for generations. तो आप, मैं कलोनियलिज्म तो नहीं मारूंगा, बट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बंगाल के साथ जरूर हुआ है, बार 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 बार। और बिकॉज इन अ डी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, आपको याद होगा मार्क्स ने क्या बोला था कि रूस में कम्युनिज्म नहीं आएगा, ब्रिटेन में पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट में ही कम्युनिज्म आ सकता है। ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, डिसअफेक्टेड इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा था, और उधर ही कम्युनिज्म पहले आया। कम्युनिस्ट कैसे काम करते हैं? हर चीज़ उनके द्वारा होना चाहिए, आप एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड। और उनका लोकल, ये इनका जो भी लोकल गुंडे थे, दे वर ऑल मेड पार्ट ऑफ द पार्टी। और अगर कोई फॉरेन एड आएगा या गवर्नमेंट प्रोग्राम भी होगा, वो लोकल CPIM बंदे के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। सो पूरा रिसोर्स कैप्चर उन्होंने CPIM ने करके रखा था, गुंडा राज था इसेंशियली। ममता बनर्जी ने क्या किया? एट अ वेरी ऑपर्चून मूवमेंट, citing the correct the Tata Nano factory, जो डिसअफेक्शन का जो वेव था, उस पे उन्होंने शी आउट कम्युनिस्टेड द कम्युनिस्ट, और जो कम्युनिस्ट का जो वो क्रिमिनल सेंट्रल स्ट्रक्चर था उसको पूरा का पूरा हड़प लिया। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब बीजेपी ने क्या 18 या 19 सीट जीते थे, इतने सारे TMC के लोकल लोग बीजेपी में आए और फिर वापस चले गए। क्यों? क्योंकि दैट वाज ऑल द क्रिमिनल एलिमेंट्स कमिंग इनटू द बीजेपी। नाउ द बीजेपी इज लाइक, भाई तू कौन है, मैं क्या करूँगा, हम क्रिमिनल पार्टी नहीं है। उनको लगा कि भाई ये क्या, ये कैसा घटिया पार्टी है, मेरे को उधर तो मैं जो करना चाहता था, इधर क्या मेरे को सुनना पड़ेगा, मेरे को लॉ करना पड़ेगा, मेरे को ये, मैं जब चाहे किसी का हाथ नहीं काट सकता, पैर नहीं काट सकता, ये कैसा पार्टी है। And they went back. And in fact, the assembly election loss of the BJP was entirely to do with the fact that they could not देखिए, जो बीजेपी का माइंडसेट है वो एक नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्दर्न बेल्ट माइंडसेट है, और जब वो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल अपोकलिप्स जोन जो बंगाल है, उसका डायनामिक समझ नहीं पाए। बीजेपी का पॉलिसी असेंबली इलेक्शन के टाइम 3 नॉर्थ इंडियन प्रचारक चला रहे थे, उन्होंने जो
लोकल लोग थे, शुभेंदु अधिकारी, इन सब का नहीं सुना, पर अब शुभेंदु अधिकारी को बना दिया गया है बिकॉज दे रियलाइज व्हाट हैज टू बी डन नाउ. दैट इज एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग. आई रिमेम्बर जब ये हो रहा था तो वेस्ट बंगाल में अ कॉमन सेइंग वाज कि माँ काली देशे यू आर टॉकिंग जय श्री राम. जय श्री राम. हाउ मतलब दैट वाज द थिंग, लाइक यू नो हाउ कैन यू इवन डू दिस इन बंगाल. पर देखिए ये मैं मानता हूँ ये इंडिया शाइनिंग की तरह बकवास है. नहीं, बट वाज दैट वाज द डोमिनेंट नैरेटिव इन बंगाल दैट टाइम. नहीं, it was the narrative that the media wanted you to believe. Like everybody, I bet you 99% जो लोग देख रहे हैं वो मानते होंगे 2004 में बीजेपी का हार इंडिया शाइनिंग की वजह से हुआ था. देखिए एक्चुअल में क्या था कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल कंट्रोल विच एनेबल, क्योंकि जब लोकल मुखिया सब आपके पास हैं तो जो आपके लिए वोट करना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस से बाहर आपके लिए वोट कर सकते हैं. अगर लोकल कंट्रोल आपके पास नहीं है तो जो भी आपके लिए वोट करना चाहते हैं वो डर के घर में रहते हैं. क्योंकि बंगाल में याद रखिए क्लब्स का बहुत है ना. वो क्लब लोकल कंट्रोल है जहाँ लोकल जो टीएमसी का जो क्लब में बैठा रहता है उसको पता है कि उस घर में इसको टीएमसी अच्छा नहीं लगता है, वो बीजेपी सपोर्टर है, इसको अलाउ ही मत करो, ये अगर बाहर आएगा इसको पीट के या उसके घर के बाहर पागल कुत्ता रखो ताकि वो पागल कुत्ता. Cultural clubs, all of them. Cultural clubs. All of them. They're Football actually they're spying clubs. Yeah, they're insidious, in your face, day-to-day spying on citizens. It is like the Stasi or the KGB what they used to do. वही मैं बोल रहा हूँ, ये वो पूरा कम्युनिस्ट सीक्रेट पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, ये क्वाजी नॉन गवर्नमेंटल सोशल कंट्रोल का स्ट्रक्चर टीएमसी ने रख रखा है. I don't think the BJP understood any of that. But I think that's changing now. Ever since Shubhendu Adhikari took over, it is changing. They're listening to him more. Yeah. Let's come to Bihar. Do you think the people of Bihar are going to trust Nitish Kumar with the flip-flop going on? No, I don't think they will. But the thing is कि उधर क्या है कि सब कुछ उधर जात के इस पर ही होता है. और अगर जात का कैलकुलेशन देख लें, then BJP plus Nitish Kumar is victory. Right. I mean, it's sad कि ये स्थिति है, पर जो स्थिति है वो. Okay, coming back to Indian elections now. Prashant Kishore का एक statement था that Tamil Nadu has become the UP of South India. In what way? I didn't understand that. And he's saying that just like UP में BJP needs, you know, a different set for different groups, वैसा ही calculation BJP को करना पड़ रहा है for Tamil Nadu. बिल्कुल. Right? So somewhere BJP's calculations have always fit in the North India. South India में नहीं fit हुआ है. Do you think it has now realigned to win South India? No, I don't think so yet. I think कि अन्नामलाई कुछ काफ़ी काम कर रहे हैं, पर अन्नामलाई ने खुद क्या बोला है कि मैं 5 साल के प्लान पे काम नहीं कर रहा हूँ, 15 साल के काम पे प्लान कर रहा हूँ. पहले क्या है कि विजिबिलिटी होना चाहिए. देखिए पहले तो बीजेपी का जीरो विजिबिलिटी होता था. उनका जो सब के सब नेता थे तमिलनाडु में, वो सब के सब यार इतने लैकलस्टर होते हैं. जैसे कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जिसको आप अभी तक याद नहीं कर पा रही हैं और मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, उससे भी अननोन लोग थे. ठीक है, तो कौन उसके लिए वोट करेगा जब लीडर पता ही नहीं है कौन है, कि भाई मैं कोई भी राम श्याम गणेश के लिए वोट डाल दूंगा ना. सो फर्स्ट विजिबिलिटी, देन ही इज स्लोली बिल्डिंग अप द कार्ट्री आउट देयर, क्योंकि उसके पर्सनालिटी के बेसिस पे लोग आ रहे हैं. टाइम लगेगा, शायद 2 सीट मिल जाएं कोयम्बतूर और कन्याकुमारी. 2 से ज़्यादा की मैं अपेक्षा या उपेक्षा नहीं करूँगा. अपेक्षा नहीं करूँगा अभी. Okay. One is something and the other is something else. I forget. Okay. So last question now. The personality cult of PM Modi is so big. What after him in BJP? I don't know. That's such a big question. कई लोग बोलते हैं अमित शाह, कई लोग बोलते हैं योगी आदित्यनाथ. मैं समझता हूँ कि कोई और बंदा होगा. इनमें से कोई भी यूजुअल सस्पेक्ट्स में से कोई भी नहीं होगा. कोई एकदम आउटसाइड का आएगा. जैसे प्रेसिडेंट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि टिल ही अनाउंस रामनाथ कोविंद जी, तब तक नोबडी न्यू. इवन द्रौपदी मुर्मू वाज नथिंग, वी नेवर न्यू. उसी की तरह कोई बंदा लाएगा. जैसे गुजरात में व्हेन ही लेफ्ट एज चीफ मिनिस्टर, ही पुट आनंदीबेन पटेल, हु नोबडी एक्सपेक्टेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर. आई सस्पेक्ट इट विल बी समवन लाइक दैट. इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज शू टू फिल अप. And that could lead to a crisis, क्योंकि opposition है नहीं, but this could be the crisis. Yes, पर देखिए मोदी ये इलेक्शन भी जीतेंगे और अगला इलेक्शन भी जीतने वाले हैं. You think?
He's going to fight for the next one as well. I think जब तक राहुल गांधी सीन पे हैं तब तक मोदी को कोई नहीं हरा सकता. So he'll be the longest PM that India has. He's going to beat Nehru also. Guaranteed. Guaranteed. And I think it's a very good thing. क्योंकि अनलाइक नेहरू जो बहुत तानाशाही करते, पीपल डोंट रियलाइज व्हाट अ डार्क पीरियड द नेहरूवियन एज वाज. इट वाज वेरी गुड फॉर दिल्ली में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम था. क्योंकि उनको जब बंगाल को कंगाल किया जा रहा था तो वो कंगाल करके जो पैसा आ रहा था नेहरू के निचोड़ा जा रहा था बंगाल से, वो सब आके नेहरू के दोस्तों को मिल रहा था ना दिल्ली में. मैं ऐसे पेपर लिखूंगा, मैं ऐसे आर्ट करूंगा, मैं ऐसे डांस करूंगा, और नेहरू आके ये सब क्या चीज़ हो रहा है सबको, हाँ हाँ पर इसने नेहरू के बारे में डांस किया, इसको दो, इसके बारे में किया, कर दो, यही करते रहते थे. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर वन सेट ऑफ पीपल हु आर वेरी अपसेट राइट नाउ. ठीक है, बट दिस इज मैं मानता हूँ कि जो मोदी का अब तक, यार और कौन 370 को रद्द कर सकता था? नहीं ना. और राम मंदिर का भी मेरा डाउट था, नहीं होगा नहीं होगा, टिल इट हैपेंड मेरे को डाउट था. पर जब से राम मंदिर हुआ है, ये बंदा देखो टाइम लगाएगा, हमारे शेड्यूल पे काम नहीं करेगा, खुद अपने शेड्यूल पे काम करेगा. और देखिए वो ना मोदी एकदम ग्रेट वाइट शार्क की तरह है. जो राहुल गांधी है वो एक किस्म से वो नीमो है. I was coming to it. नीमो है बेचारा. तो नहीं, so but still the personality cult is so strong now. But what is wrong with that? It's not wrong, but we are missing another leader in the scene. Indira Gandhi's period also needed a JP movement. Yes. But the problem was Morarji Desai came, he was not that. He was not. So Indira Gandhi had to come back. So यहाँ पे कौन है? नहीं है, और मेरे को यही वरी करता है. जब तक मोदी है, आई एम नॉट रियली वरिड. इधर उधर मिस्टेक्स तो होते रहेंगे, आई मीन दैट यू कैन डू, बट जनरली द पॉलिसी व्हाट द बीजेपी प्रॉमिसेस बीजेपी डिलीवर्स. पर उसके बाद जो सेकंड रंग लीडरशिप है वो मैं देख नहीं रहा. करेक्ट. एंड देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज दिस वन इन इंडियन हिस्ट्री इज कृष्णदेवराय. ग्रेट किंग इन हिज ओन राइट, प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट किंग जिन्होंने विजयनगर पे कभी भी ये किया था, तुलुवा डायनेस्टी का. बट उन्होंने अपने सबसे अच्छे जो मंत्री थे, जिन्होंने उनको पिता की तरह थे और उनको ये बनाया था, तिम्मरासु, उनको अंधा करके जेल में डाल दिया. और तिम्मरासु ने बोला मैं तेरे लिए काम नहीं करूँगा, और वो जाके एक सेंट बन गए. और उनका बच्चा नहीं था, तो उनके बाद बहुत ही वीक रूलर्स आए, एंड अल्टीमेटली वो बैटल ऑफ तालिकोटा में विजयनगर कृष्णदेवराय के 20-30 साल के बाद ही 40 साल सोचता हूँ मरणोपरांत विजयनगर ही खत्म हो गया. आई रियली वरी अबाउट दैट. नाउ यू नो माई मेथड ऑफ प्रिडिक्शन हैज ऑलवेज बिन एक्सट्रैपुलेटिंग हिस्ट्री. जानना पड़ता है कि जब हिस्ट्री रिपीट नहीं होने वाला और एकदम कंप्लीटली नया चीज़ होने वाला है, पर ये डर हमेशा रहता है. मे बी मोदी विल पुल अ रैबिट, बिकॉज देखिए दोनों जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाए हैं बहुत ही सक्सेसफुल राष्ट्रपति बने हैं. कोविंद टोटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, लव्ड बाय एवरीवन, एवरीबडी थॉट ही एम्बॉडीड द पोजीशन ऑफ अ प्रेसिडेंट. मुर्मू एवरीबडी लव्स, नोबडी विल कंप्लेन अबाउट मुर्मू एट ऑल. Genuinely loved presidents, both of them. Will that streak continue with his success? Again, coming back to what you said, the second tier, जो भी prediction होता है, there is one camp that is Nitin Gadkari camp. Now that has been completely, again, delegitimized. I'm going to put off. Delegitimized तो नहीं, पर but chances कम है. हाँ. Right, and now the other rung that has been there, for example, even Smriti Irani is there, Yogi Adityanath, and उनमें से कोई अभी तक वो ऐसा लीडर नेशनल लेवल लेजिटिमेसी वाला चीज नहीं आया है. मेरा जो लाइनिंग ऑन द होराइजन है ना, वो ये है कि अगर मोदी ने किसी नॉन डिस्क्रिप्ट पर्सन को चुना, देखिए नॉन डिस्क्रिप्ट, एस जयशंकर कुड बी वन पॉसिबली, बट आई डोंट थिंक ही विल विन एन इलेक्शन. You have to have an election winner. Correct. I don't think S. Jaishankar can win an election. अगर उन्होंने, देखिए दो चीज़ें होते हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट और इनकॉम्पिटेंट. नॉन डिस्क्रिप्ट वो होता है कि करिश्मा के बल पर इलेक्शन नहीं जीत पाता है. दूसरा होता है इनकॉम्पिटेंट. यू कैन बी नॉन डिस्क्रिप्ट एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट. आप ऐसे हो सकते हैं कि किसी ने भी सोचा था, जब रोम का जो सम्राट था क्लॉडियस, उसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि सब उसको पागल मानते थे. पागल तो नहीं, पर
अरे लाइट वेट है, फेदर हाँ। वेट, बैंटम वेट, ये है, कोई सीरियसली नहीं होगा। अभी के लिए इसको रख देते हैं उसको Everybody wanted to manipulate him. That's the reason. और वो रोम का सबसे अच्छा सम्राट निकला। ऐसे भी छुपे रुस्तम हो सकते हैं। और मेरा एस्टिमेट है कि अगर ये बंदा ना ही तो छुपा रुस्तम निकला, ना ही तो कॉम्पिटेंट निकला, तो क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं और वोट गेटर्स भी हैं, अमित शाह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, होके ये हो सकता है, क्योंकि बड़ा नेता तो अब चला गया, मोदी चले I गए। don't think he's going to leave it in that situation. Infighting, nahi. I don't think so. He's not going to leave But BJP in that. it is not infighting. We have to remember कि मोदी ही कैसे आए थे। आडवाणी को बोला गया था आप प्लीज दूसरी बार खड़े मत हो, मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ और मोदी को आने दो। मोदी के वजह से ही 2014 जीते हैं। Correct. जब आडवाणी जी ने लीड किया था, आपने देखा नतीजा क्या हुआ 2009 में, है ना। तो दिस वाज एंटायरली बिकॉज ऑफ मोदी। सो इट माइट बी वन मोर ऑफ दो सिचुएशंस कि वो बंदा इलेक्शन हार जाए और उनको भी मार्गदर्शक मंडल में निकाल के कोई वन ऑफ दीज एक्चुअल पॉपुलर लीडर्स, Could be. There's I always a suspect. possibility. And that is a good thing. Right, क्योंकि जो बंदा किंग आर्थर की तरह, क्यों किंग आर्थर ने ही लेके वो पत्थर से वो अपना वो तलवार निकाला था। वो गट्स होना चाहिए कि हाँ ये मेरा है, मैं लूंगा। मोदी ने भी वही किया था। आई थिंक दी सेकेंड जनरेशन हैज द गट्स टू से ईदर गेट अपॉइंटेड एंड यू टर्न आउट टू बी वेरी गुड, नहीं तो फिर We are there. वो पत्थर है, उसमें वो तलवार है, मैं निकाल के दिखाऊंगा। And that's the beauty of Indian elections. चलिए इसी के साथ wrap up करते हैं इस podcast को. Once again, thank you so much for joining me. And to all the viewers, thank you so much for joining me in this geopolitical dialogues. We'll see you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।